नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मोनिका जी जो स्कूल काउंसलर हैं और उसके साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में है तनु शर्मा जी जो योगा प्रैक्टिशनर हैं, और मेरे साथ हैं श्री हरि जो योगा थेरेपिस्ट हैं, और मैं हूं अरविंद कुमार। तो आज अपन बात कर रहे हैं पीएमएस पे बात करेंगे, जो कि एक मेजर चैलेंज है। रिसर्च में पाया गया, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% गर्ल्स को, वुमेन को पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम अपने लाइफ साइकिल के दौरान उन्हें 1 या 2 बार इससे गुजरते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह से इसको हम डील कर सकते हैं इसके साथ। तो चलें, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, श्री भैया प्लीज़ बताएंगे कि पीएमएस में क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री यानी जो पहले 15 से 1 वीक पहले इसका सिम्टम दिखाई देता है। ग्रुप ऑफ सिम्टम रहता है, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम रहता है जो हर एक यंग गर्ल या लड़की या जो शादीशुदा औरत एक्सपीरियंस करता है। प्यूबर्टी और मेनोपॉज के इस दोनों का बीच में जो गैप है, उस दौरान कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। जो ग्रुप ऑफ सिम्टम क्या क्या रहता है, इसमें रहता है आपका साइकोलॉजिकली जो चैलेंजेस रहता है, स्ट्रेस खूब ज़्यादा रहता है, एंजाइटी रहता है, वरी रहता है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, ट्रॉमा में आ जाते हैं। और फिजिकली क्या रहता है, फिजिकली पेल्विक पेन रहता है, मसल क्रैम्प रहता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के जैसे सिम्टम देखने को मिलता है। तो चलें दोस्तों, हमने जान लिया है कि पीएमएस के लक्षण और सिम्टम क्या होते हैं, और ये भी हमने जाना कि 90% वुमेन्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग। तो आइए और जान लेते हैं मोनिका जी से और तनु जी से कि इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, फैमिली चैलेंजेस और फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। मोनिका जी आप बताएंगे। जैसे श्री जी ने आपको बताया कि पीएमएस क्या होता है। अब उसमें जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, सबसे पहले इसमें आता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, आप आउट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है, एंड यू आर इन वरी कि किसको बताना है, बिकॉज इसका कोई अवेयरनेस नहीं है। अभी तक भी काफ़ी लोग इसको बताने में शर्माते हैं कि मैं अपनी डॉटर से कैसे कहूँगी, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है कि ये आपको इस पर्टिकुलर एज में आएगा। तो मदर भले ही एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, आज के टाइम में मदर फिर भी बताती हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। अभी भी कुछ मदर बिकॉज ऑफ शाइनेस, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर वो नहीं बता पाते। तो एक बच्ची को या एक लड़की को जब भी पीरियड्स आते हैं या आने से पहले जो ये पीएमएस वाला टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती है। शी डोंट नो कि बॉडी में हो क्या रहा है। स्लाइटली ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है, ब्लॉटिंग होता है, वेट गेन होने लगता है। तो ये अचानक से बदलाव आने पे उनमें चिंता बढ़ने लगती है कि मेरे शरीर में जो बदलाव हो रहा है ये क्या हो रहा है। अजीब सी महसूस करती हैं और अपनी शर्म के कारण वो अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी जैसे मार्केट जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज में, और अचानक से अगर आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है तो शी इज़ इन कन्फ्यूजन। समटाइम शी फील सो क्रैंकी। राइट, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन्होंने। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, ये केवल गर्ल्स के लिए नहीं है वीडियो, ये पेरेंट्स के लिए और फैमिली, फ्रेंड्स और बॉयज़ सभी के लिए है। तो एटलीस्ट हम जब पीएमएस के सिम्टम्स हों तो गर्ल्स को किस तरह से सपोर्ट करें, जो हमारे फ्रेंड हैं, सिस्टर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको किस तरह से सपोर्ट करें। तो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि अपन अवेयरनेस इसके प्रति बनाएं। एक रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93% इसके बारे में एजुकेटेड नहीं है, इसके बारे में पता ही नहीं है। और जैसा मोनिका जी ने बताया कि फिज़िकल सिम्टम्स अकर होते हैं तो कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, अपन फियर में आ जाते हैं, एंक्सियस हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, क्या इसके प्रति क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं।
तो इस तरह से वो और भी गहरी चिंता में आ जाते हैं। तनु शर्मा जी से अपन जानेंगे कि गर्ल्स जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं वो कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं पीएमएस से रिलेटेड। नमस्ते, मैं मोनिका दीदी के पॉइंट ऑफ में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। स्पेशली मदर्स को ये समझना चाहिए कि अब टाइम है, वो चेंज हो चुका है, लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से अब जो हैं वो ये सारी चीज़ें जैसे पीरियड्स का आना, हार्मोनल चेंजेस अब कम एज में होने लग गई। 11-12 की ईयर्स में मोस्टली आजकल गर्ल्स को पीरियड्स आने लग गए हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि एक तो बहुत यंग, बहुत छोटी उम्र होती है 11-12 की, जिसमें माइंड भी डेवलप नहीं हो पाता सही से। और जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, फ्रेंड्स को भी पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको पता ही नहीं होता है, जैसे कि मतलब कि कोई अगर स्कूल में किसी को पीरियड्स आ जाएं तो बच्चे को पता नहीं हो किसी को, तो वो जाके अपनी फ्रेंड को बोले तो फ्रेंड को भी नहीं पता। बहुत बार ऐसे हमारे मिथ्स चलते हैं सोसाइटी में कि कोई गर्मी की चीज़ खा लेते हैं, उससे ब्लड आ गया, तो वो उस चीज़ को अवेयर नहीं होते हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं स्कूल्स में, जैसे कि कई बच्चों को पीरियड्स आने से ब्लड आने लग जाता है तो उनमें फियर आ जाता है, वो स्कूल में किसी को बताते नहीं हैं, या फिर अवेयरनेस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स होते हैं, कोई स्पोर्ट वगैरह हो जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो वो डर जाते हैं। और बच्चों, बाकी के बच्चे होते हैं वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उस चीज़ का मजाक बनाते हैं, तो वो चीज़ उनके एक मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि मदर हैं वो अपनी बच्ची को 10-11 की एज में आज के टाइम पे उनको ये बताएं, ताकि वो जब फर्स्ट टाइम आए तो वो जाके अपनी जो भी फीमेल टीचर्स हैं उनको इसके बारे में बता सकें, या फिर वो लीव लेके घर आ सकें ऐसा कर, या फिर सैनिटरी नैपकिन्स का उनको नॉलेज बताया जाना चाहिए, जिससे कि वो जाके अपनी फीमेल टीचर को पूरा बोल सकें। और स्कूलों को भी ये एजुकेशन है वो मैंडेटरी करनी चाहिए, जिससे कि और जो फीमेल टीचर्स हैं उनको भी बच्चों की जैसे अलग से या तो काउंसलर हो तो काउंसलिंग करनी चाहिए, या फिर जो इस गर्ल्स हैं जो 6-7 क्लास में हैं उनकी एक अलग से काउंसलिंग करनी चाहिए, जिसमें उनको बताना चाहिए कि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम स्कूल में फेस करने को मिलती है तो आप इस टीचर को पर्टिकुलर, या तो अपनी क्लास टीचर को या फिर जो भी एक टीचर अथॉराइज़ करना चाहिए उसको जाके आप इसके बारे में बताइए। और स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन्स की, हाइजीनिंग की, इनकी एक फुल वो व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉइंट इसमें से निकल के आया कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस कहाँ पे, स्कूल्स में भी अवेयरनेस होनी चाहिए और साथ साथ घर पे भी अवेयरनेस ये बताने की आवश्यकता है, छोटे बच्चे हैं उनको, और साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इसके बारे में अवेयर करना है। तो तनु शर्मा जी ये भी बताएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के टाइम पे इस कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं गर्ल्स एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, एग्ज़ाम्स के टाइम में एक तो एग्ज़ाम्स का प्रेशर ही बच्चों पे बहुत होता है, और ऊपर से फिर एक पीरियड्स के जैसे डेट होती है तो एक बार बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो 3 आवर्स की एग्ज़ाम होती है, उसमें हमारे अगर डेज़ होते हैं तो या तो हमको पहले से जैसे प्रिपेयर होके जाना चाहिए उसके लिए, ताकि जो भी है हम फ्रीली एग्ज़ाम दे सकें। और उसके अलावा जो भी हमारे एग्ज़ाम्स के सेंटर होते हैं उनको भी मेरी एक ये कंसर्न है कि जैसे कि दूसरे स्कूल्स में जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उनका सेंटर दूसरे स्कूलों में आता है, तो खुद के स्कूल में तो टीचर से थोड़ा बच्चा फिर भी थोड़ा ओपन हो जाए, 10-12 का बच्चा होता है वो थोड़ा मैच्योर होता है, लेकिन दूसरे स्कूल में जैसे कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहा है और उसी दिन डेज़ हों तो पीरियड्स का कोई फिक्स होता नहीं, 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बट 1-2 डेज़ अप और डाउन हो सकते हैं। तो वहाँ पे आने से जो गर्ल्स होती हैं वो डिप्रेशन में आ जाती हैं, फियर में आ जाती हैं। और सबसे मेन जो इसमें होता है वो यही होता है कि आसपास का सराउंडिंग जो होता है वो इस चीज़ को समझता नहीं है, तो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है और एग्ज़ाम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम्स के सेंटर हैं उन पे भी इसके लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें उनको एकदम से जैसे पीरियड्स आ गए हैं एग्ज़ाम देते टाइम पे, तो वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, जो पेन किलर्स हैं, वो उनकी व्यवस्था अरेंजमेंट की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को आराम से एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और पेरेंट्स को भी ये है कि हाँ, जैसे बच्चों को अवेयरनेस दें, 10-12 के एग्ज़ाम्स हैं तो उनको है कि हाँ हमारी डेज़ हैं और इस टाइम पे एग्ज़ाम्स हैं, तो वो थोड़ा सा घर से मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं, अपने साथ में अपने इक्विपमेंट्स रखें, जैसे पेन किलर है वो रखें और सैनिटरी नैपकिन्स रखें, हाइजीनिक की एक प्रॉपर अरेंजमेंट की। ठीक, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। तो एग्ज़ाम टाइम में जैसे ऑलरेडी अपन एग्ज़ाम के रिलेटेड
ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो इसकी वजह से और भी अपन चिंता में आ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं, चलिए अपन जानेंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इस चैलेंज को कैसे डील करें, कैसे ओवरकम करें, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मोनिका जी से बात करेंगे कि किस तरह से हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बेटर रहें, किस तरह से अपनी स्लीप पैटर्न, लाइफस्टाइल को रखें, और किस तरह से काउंसलिंग या मदर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट हेल्प करता है, और कब हमें डॉक्टर की हेल्प सीख करनी चाहिए। तो इस पे बात करते हैं मोनिका जी से। जी, सबसे पहले आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बताया कि जो माताएं होती हैं, जब उनको लगता है कि ये एक सही उम्र है बच्ची की समझने की, उस समय उनको अवगत कराएं उनके पीरियड्स के बारे में और पीएमएस के बारे में भी कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। उन्हें अपनी फैमिली में भी अवेयर करना चाहिए, जैसे कि उनके पिताजी हैं, ब्रदर हैं, या जो कोई भी मेल मेंबर हैं, ताकि वो इस दौरान उनको सपोर्ट कर सकें। अगर वो स्कूल में स्कूटी से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, तो उस समय जब नहीं समझ होता तो लोग मजाक बनाते हैं, आपका परिवार वाले लोग भी मजाक बनाते हैं, आपकी सोसाइटी भी मजाक बनाती है। तो इससे क्या होता है, आपको और ज़्यादा तनाव आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगता है, आप डरने लगते हैं बाहर जाने से। तो इसके लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें आपके माता पिता आपकी मदद कर सकें। अगर आप इन चीज़ों से आप अवगत हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये होगा तो मैं इसको डील कर सकती हूँ। तो आपको अपने खान पान पे भी ध्यान देना है, आपकी जो सोने की दिनचर्या है उसको भी आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। ये 2-3 चीज़ अगर आप मेंटेन करते हैं तो काफ़ी सिम्टम से आप छुटकारा पा सकते हैं। जब आपको लगता है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप खुद से डॉक्टर ना बनिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए, वो जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करें वो लीजिए। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिल सके कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और इस दौरान हमें कैसे डील करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काउंसलिंग हो गया, योगा हो गया, आपका स्लीप पैटर्न है, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपने सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात बताई, किस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें गुजरना होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल और पीएमएस है, वो इसके कुछ लक्षण हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये हमें चैलेंजेस फेस करने होते हैं। हम लाइफस्टाइल को अगर बेहतर बना लें, लाइफस्टाइल में क्या ठीक करना है अपने, एक तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, चिंता और तनाव को नहीं अपने अंदर घुसने देना है। दूसरा है हमें फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी है। आप एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए और उसके साथ साथ योगा कीजिए, आप ये कर सकते हैं। तीसरा है आपका खान पीन ठीक रखिए, ठीक है, खाना जो जंक फूड है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, महीने में 1 या 2 बार उतना ही लिमिट करना है। और लास्ट है, कोई भी चीज़ का एडिक्शन है उसको अवॉइड करेंगे। तो लाइफस्टाइल में चारों चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उससे आप, जैसा मोनिका जी ने बताया, अगर फॉलो करेंगे अपन, तो हम इन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं और जो ये पेनफुल सिचुएशन है और ये चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम करके और एक नॉर्मल लाइफ अपन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के गुजर सकते हैं। तो एक बात, मुख्य बात इन्होंने बताई कि डॉक्टर की सलाह के साथ ही हमें मेडिसिन लेनी है। तो एक और बात जानेंगे कि मेडिसिन जब 4-5 दिन डेली लेनी चाहिए या पीएमएस के सिम्टम्स हमें 15 दिन पहले, 10 दिन पहले ही फील होने लगते हैं, तो क्या रोज़ हमें मेडिसिन लेनी है? तो इस पे बताएंगे मोनिका जी। जी, जैसा कि आपको पीरियड से पहले जो पीएमएस का सिम्टम्स होता है वो आपके लाइफस्टाइल के बिगड़ने की वजह से, आपके खान पान की ख़राब आदतों के कारण होता है। तो अगर आप इनको सुधार लेते हैं तो इसमें काफ़ी कमी आने लगेगी। अगर आप जब भी आपको दर्द होता है आप डॉक्टरी सलाह पे ही दवाई लेंगे, वो जब बताएं तभी लेंगे। अगर आप खुद से लेते हैं, कई बार होता है कि पेन होता है, हमें लगता है कि बाहर जाना है, पार्टी अटेंड करनी है या कहीं भी जाना है, तो हम ओवरडोज ऑफ मेडिसिन
का यूज़ कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होने लगता है, या यूँ कह सकते हैं इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, और आपकी बॉडी में अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ इंक्रीज़ होने के भी चांसेस हैं। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू मोनिका जी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें जब हम मेडिसिन्स का अगर ओवर यूज़ करते हैं, रोज़ मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर या दूसरे मेडिसिन्स, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाद में रिप्रोडक्शन सिस्टम में इसके चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें डॉक्टर की सलाह पे ही मेडिसिन यूज़ करनी है। और सेकेंडरी चीज़ क्या है, हमें जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो सजेशन दिए हैं 4, उनको ख़ास तौर पे अपनाना है। अगर वो आप यूज़ करेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ से ही आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट रहेगा, और आप जो पेनफुल सिचुएशन है, जो सिम्टम्स बताए आपको, उसमें काफ़ी हद तक रिडक्शन रहेगा, और पूरी तरह से भी आप इनसे निजात पा सकते हैं। तो मेडिसिन की बात होगी। अब अपन जानते हैं कि इसके अलावा भी क्या ऑप्शन है, मेडिसिन्स के अलावा कि क्या कर सकते हैं। श्री भैया से जानेंगे। जो पहला 4 चीज़ हमने जाना कि फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करना है, खुद को कैसे अवेयर करना है। हाँ। तो ये चारों चीज़ आप देखेंगे योगा में आ जाता है। जो हमारा योगा मॉड्यूल है, PMS की योगा मॉड्यूल, उसमें चारों चीज़ आ जाता है। तो हम सिखाते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस आपको रिलीज़ करना है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल टेक्निक रहता है। दूसरी बात, डाइट थेरेपी देते हैं, जिसको हम पथ्य अपथ्य कहते हैं। यौगिक डाइट में यौगिक सात्विक डाइट जो रहता है वो भी प्रिस्क्राइब करता है। फिर यौगिक काउंसलिंग रहता है, जिससे हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप के दौरान बताते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। फैमिली के साथ भी हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, ताकि उनको भी अवेयर करा सके। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो मॉडर्न मेडिसिन से होता है। हाँ। सिर्फ सिम्टम को रिलीज़ करता है। जब ड्यूरेशन, तो हम ड्यूरेशन से पहले भी हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं कि किस तरह आप उस चीज़ को हैंडल कर पाए, मेंटली कैसे स्टेबल हो पाए, पेन को कैसे घटा सके। हाँ। तो अगर आप देखेंगे योग थेरेपी में, बेसिकली जो योग थेरेपी हम देते हैं PMS के लिए, पहले पेन हम डिफरेंट आसन या प्रैक्टिसेस देते हैं, जिससे क्या होता है, पेन ज़्यादातर क्या रहता है, थाई से आपका पेल्विक फ्लोर या लोअर एब्डोमेन पे। तो इसके ऊपर फोकस करके हम डिफरेंट एक्सरसाइज देते हैं, जिससे क्या होता है, मांसपेशियाँ जो टेंडन है उसमें स्ट्रेस और कंप्रेस रहता है। स्ट्रेचिंग और कंप्रेस की वजह से क्या होता है, प्रेशर मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। प्रेस और कंप्रेस की वजह से जो पेन बढ़ता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। उसके ऊपर आप मास्टरी हो जाता है, क्योंकि देखेंगे क्रैम्प भी इससे रिलीज होता है। जब आपका मसल स्ट्रेंथ रहेंगे, मसल फिक्सिबल रहेंगे, बॉडी फिक्सिबल रहेगा, तो क्रैम्प उतना जल्दी नहीं आएंगे। अचानक से आप 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे, देखेंगे कब मसल पे क्रैम्प आ जाता है, थाई में क्रैम्प आ जाता है, बैक में क्रैम्प। क्यों होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज़, अंगों को प्रैक्टिस में ही नहीं लेते, काम में नहीं लेते, और उस चीज़ में फ्लेक्सिबल नहीं है हमारा बॉडी। तो इसमें क्या करते हैं, हम जब कोई भी थेरेपी देते हैं, प्रैक्टिसेस देते हैं, इससे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिस तरह से क्रैम्प जो होता है वो रिलीज हो जाता है, पेन घट जाता है प्रेशर मैनिपुलेशन की वजह से। दूसरा चीज़ में आ जाता है कि स्ट्रेस किस तरह रिलीज होता है। स्ट्रेस रिलीज के लिए भी हम मेडिटेशन वगैरह देते हैं, प्राणायाम वगैरह देते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिसर्च के दौरान देखा गया कि स्ट्रेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, कम होने लगता है स्ट्रेस। इस संदर्भ में एक बताना चाहूँगा दोस्तों कि बेंगलोर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी किया गया, जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को लिया गया पार्टिसिपेंट करने के लिए इस स्टडी में, और दिखा गया योग के दौरान 50 से 60% इनका जो सिम्टम रहता है वो कम होने लगता है, मैनेजेबल हो जाता है सिम्टम्स, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। तो बहुत अच्छी बात बताई श्री जी ने कि अपन इसको एक्सरसाइज और योग थेरेपी के द्वारा जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं 50 to 60%, और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, और हम इसी के साथ उस चीज़ को, प्रोसेस को अडॉप्ट करके नॉर्मली साइकिल के गो थ्रू हो जाते हैं। हाँ, तो इस तो हो गया फिजिकली। अभी हाँ। अगर आप मेंटली देखेंगे कि क्या क्या चैलेंज, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, वरी रहता है, इरिटेशन हो जाता है, हाँ। या डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, तो ये सब क्यों होता है? तो मेडिकल में बताया गया कि ब्रेन से कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करता है, आपका मूड को स्विंग करता है, या आप डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है। तो जब आप योगिक एक्सरसाइज करते हैं
योगिक एक्सरसाइज से क्या होता है, एंड्रोफिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है आपका मूड को स्टेबल करता है, जो बोलते हैं कि हैप्पी हार्मोन। तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने की वजह से जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कम होने लगता है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, किस तरह से मूड को भी हम बेहतर रख सकते हैं उस टाइम पे। तो ज़्यादा चैलेंजेस मूड से रिलेटेड और फिज़िकल चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं, तो दोनों को ही हम इसके द्वारा ऑल्टरनेट वे से भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और अवॉइड करना चाहिए हमें मेडिसिन्स को, तो वो ऑल्टरनेट थेरेपी या ऑल्टरनेट मेथड से उनको ज़रूर अडॉप्ट करना है। साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ रिसर्च पेपर है, उनका रेफरेंस देना चाहूँगा कि क्या इफ़ेक्ट होता है इनका। तो इंटरनेशनल जर्नल जिसमें रिसर्च पब्लिक हेल्थ है, 2016 में इसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, इफ़ेक्ट ऑफ योगा ऑन PMS अमंग फीमेल एम्प्लॉइज़। तो एम्प्लॉइज़ में क्या होता है, इसके दौरान उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। स्कूल टीचर हैं, उनके भी ये चैलेंजेस फेस करते हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बैंक एम्प्लॉई, उसके सारे ये चैलेंजेस फेस करते हैं। तो उनमें उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और बिहेवियर है वो अमंग द एम्प्लॉइज़ वो चेंज हो जाता है, और वर्क को लेके वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिल्यूजन में रहते हैं। तो ये चैलेंजेस रहते हैं, इसी पे रिसर्च किया गया। तो उसमें देखा गया, रिसर्च में देखा गया कि उनका पेन है वो डिक्रीज़ हुआ, एब्डोमेन स्वेलिंग है वो कम हुई, बॉडी पेन डिक्रीज़ हुआ, और मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई। इसी से रिलेटेड एक और स्टडी जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वुमेन हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पब्लिश हुआ था जुलाई 2017 में। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए, 32 और 32, जिसमें एक को योगा प्रैक्टिसेस दी गई और दूसरे 32 है उनको नॉर्मल ऐसे रखा गया। तो उसमें उन्होंने पाया योगा का पोस्ट इफेक्ट, उन्होंने 1 मंथ का इंटरवेंशन दिया योगा, उन्होंने पाया कि इमोशनल बिहेवियरल ये चैलेंजेस हैं वो रिड्यूस हुए, और फिज़िकल सिम्टम्स है वो भी रिड्यूस हुए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई। तो ये रिसर्च 2 रेफरेंस थे, ये आपके सामने बताए। तो हमने जान लिया आज किस तरह से सोशल सपोर्ट ज़रूरी है, और किस तरह से मेडिसिन कब लेना है, कब नहीं लेना है, और ऑल्टरनेट मेथड्स क्या है, हम इनको घर पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आपके सामने ये हमने प्रोग्राम इसलिए बनाया कि इसके बारे में हम बच्चों को अवेयर कर पाएँ, फैमिली मेम्बर्स को अवेयर कर पाएँ, ताकि जो गर्ल्स हैं, हमारे सिस्टर ब्रदर फ्रेंड्स हैं, उनको अधिक से अधिक इसमें रिलीफ मिल पाए, और वो ओपनली इस नेचुरल प्रोसेस के साथ अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। दोस्तों, एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि अपन यूट्यूब से देख के और गूगल करके फटाफट कुछ ना कुछ देख लेते हैं, मेडिसिन देख ली या फिर कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ हमने देख ली, या होम रेमेडी देख ली, इस तरह से कई मेथड्स होते हैं, तो वो देख लिया। तो उनका मोनिका जी से जानेंगे कि क्या इफ़ेक्ट है, क्या उनमें इफ़ेक्ट रहता है। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होने की वजह से इसके साथ शाइनेस फैक्टर जुड़ जाता है, जिससे कि फीमेल्स क्या करती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर वो नेट से, यूट्यूब से, गूगल से अपना इन्फॉर्मेशन जुटाती है। होता क्या है, गूगल में बहुत डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के सिम्टम्स और उसका सीवियरिटी लेवल क्या है, तो आप बिना डॉक्टर की कंसल्ट के कोई भी मेडिसिन नहीं ले। कई बार हमें पूजा पाठ में या शादी में जाना होता है, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो हमारे पीरियड्स को थोड़ा आगे बढ़ा देती है। उसके भी बहुत बैड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं, तो हमें उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक गिफ्ट है फीमेल्स के लिए। थोड़ा पेन होता है, इस पेन को ईज़ करने के लिए भी हमें हार्ड एक्सरसाइज या कोई भी हार्ड काम ना करके हम लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं या कोई म्यूज़िक जो बहुत सॉफ्ट है वो सुनते हैं, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ से डाइवर्ट होता है। दूसरा चीज़ है, काफ़ी कल्चरल नोशंस हैं या कुछ फैमिली के अपने नोशंस हैं कि आप पीरियड्स में किचन में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि आप अपनी फैमिली से अलग थलग महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको बहुत इल ट्रीट किया जा रहा है, जिससे आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है, आप बहुत अलूफ फील करते हैं।
तो वो हमारे सिम्टम को डिक्रीज़ करने के बजाय इंक्रीज़ करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फैमिली को, सोसाइटी को मिलजुल के सोचना चाहिए, क्योंकि इट्स अ गिफ्ट। अगेन आई एम टेलिंग इट्स अ गिफ्ट। सो फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ये नहीं कहता कि ये अनटचेबल बीमारी है या इस तरह के जो भी आप बिलीव्स लेके चलते हैं, आपको उनका साइंटिफिक रीज़न पता होना चाहिए। उसी के बाद आप किसी चीज़ के लिए उनको हाँ या ना करें, और आप इस तरह के तनाव उस दौरान ज़्यादा ना दें। तो हमें वाइजली डिसाइड करना है, जैसे बोलें कि ये नहीं करना चाहिए या बार बार ये इधर नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, इसको नहीं छूना, तो ये सारे इनको ध्यान रखना। आज के परिवेश के अकॉर्डिंग हमें किन को फॉलो करना है, किन को नहीं, उसका भी ध्यान रखना है। साथ में ये भी पूछना चाहूँगा कि जब कुछ क्या करते हैं, जैसे कल शादी है, ठीक है, रिलेटिव की शादी है, तो क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल अगर साइकिल के दौरान अगर आती है तो उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। पहले से उसको कुछ मेडिसिन लेके उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहाँ तक ठीक है वो करना, बताएंगे ज़रा। पर्सनली मेरा मानना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपकी बॉडी में सिम्टम्स और बढ़ने लगते हैं। साइकोलॉजिकली आप पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, आपका स्लीप पैटर्न है वो बहुत ख़राब हो जाता है, और आपका एपेटाइट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। इससे क्या होता है, आप बहुत कंफ्यूज्ड होते हो, आप बहुत इरिटेबल होते हो, और फिर क्या होता है, कई बार इससे फैमिली में हॉस्टाइल झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, और आप एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तो काफ़ी हद तक ये आपके सिम्टम्स को डिक्रीज़ करने के बजाय इंक्रीज़ करते हैं। तो ये मेरा मानना है ये ठीक नहीं है। तो हमें मेडिसिन लेके पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके इस नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल ही रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। जो मेडिसिन अपन इतना आसान है कि हाँ चलो खोला लिया, लेकिन उतना आसान नहीं है। उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं, ओवरीज में इम्पेक्ट होता है, और अपने डिलीवरी के टाइम भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और मेनोपॉज के साथ साथ इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। मेनोपॉज टाइम पे नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमें शॉर्ट टर्म नहीं देखना है कि हाँ अभी मेडिसिन लिया, सिम्टम सप्रेस हो गए और अपन खुश हो गए, लेकिन हमें वो भी देखना है कि लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मेडिसिन जहाँ तक हो सके केवल इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करनी है। उसके अलावा आप जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताए उनको यूज़ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सारी चीज़ों को मैं समराइज़ कर देता हूँ। हमने जाना कि किस तरह से सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये PMS है जो 15 डेज़ पहले साइकिल है उसके 15 डेज़ या 1 वीक पहले इसके सिम्टम्स होना वो स्टार्ट हो जाते हैं, और ये प्यूबर्टी के बाद या फिर शादी के बाद या फिर एक मेनोपॉज से पहले किसी भी टाइम ये फेस करने को मिलते हैं जीवन में किसी भी साइकिल, किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये फेस करने को मिलते हैं। तो इसको किस तरह से हमें कोप अप करना है, हमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, हमारे स्ट्रेस को मिनिमाइज़ रखना है। कैसे? डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए आपकी हॉबीज़ हैं उसके द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। सेकंड है हमारा डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए, डाइट ठीक रखनी चाहिए। और थर्ड है हमें जो रॉन्ग हैबिट्स है, नशा, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, और फिज़िकल एक्टिविटी वो लाइफ में करनी चाहिए, मस्ट। गेम्स हो गया, योगा हो गया या रनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रोग्राम अगेन रिपीट कर देता हूँ, केवल गर्ल्स के लिए नहीं, मदर्स के लिए नहीं, ये बॉयज़ के लिए मुझे लगता है ज़्यादा है। बॉयज़ को भी इसके अंडरस्टैंड करना चाहिए और फैमिली को इसके बारे में सपोर्ट देना चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए। इमोशनल सपोर्ट रखना है उन्हें, और फिज़िकल जो भी नीड हो उस टाइम पे काम कम से कम दें, और रेस्ट ज़्यादा, स्लीप प्रॉपर, खाना पीना बेहतर। तो इस तरह से फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल सपोर्ट मस्ट है। और लास्ट में अपन जो मेडिकेशन पे बात करी, मेडिकेशन को हमें मिनिमाइज़ करना है, कम से कम यूज़ करना है ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना हो, और ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं उसको एडॉप्ट करना है।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी, तनु जी और श्री जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इस प्रोग्राम को देखा होगा, आपको अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम, इससे रिलेटेड और प्रोग्राम भी हम फ्यूचर में लाएंगे। आपका कोई इसके प्रति सुझाव है, सजेशन है तो ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।